सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 12। ठीक है, पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और सेक्शन सी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम व्हिच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। सो आपको सोडियम क्लोराइड दिया है, इसका एसिड वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप साफ देख सकते हो, ये जो सोडियम वाला पार्ट है, सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसका जो बेस वाला पार्ट हो गया वो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका एसिड वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया है, व्हिच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कौन से किस टाइप का सॉल्ट है। अगर आप बेस के हिसाब से देखेंगे तो इसे हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट। अगर एसिड के हिसाब से आप देखेंगे तो इसे हम कहेंगे क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, चलिए फिर When is it called रॉक सॉल्ट। अब इसे हम रॉक सॉल्ट कब कहते हैं, इसे रॉक सॉल्ट हम कब कहते हैं। देखो, जब हम इसे माइनिंग करते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड की माइनिंग करते हैं तो इसका जो कलर है ये थोड़ा सा ब्राउन कलर दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। तो उसी दौरान हम इसे कहते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ रॉक सॉल्ट फॉर्म। अब ये रॉक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। तो मान लीजिए कोई ये एक सी है, ये एक सी है और ये सी जो होता है ये अगर सूख जाएगा तो सी वाटर में जितने भी सारे सॉल्ट होंगे वो क्या करेंगे, जितने भी सारे सॉल्ट होंगे वो वाटर सूखने के बाद जितने भी सारे सॉल्ट होंगे वो रॉक सॉल्ट में बदल जाएंगे, मिट्टी के साथ मिलके ये रॉक सॉल्ट में बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। मतलब हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं केक बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है केक बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग पाउडर मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट उसे कहते हैं। इफ एट योर होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नोट भी करेंगे। बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड मिक्स कर दूंगा
तो ये मेरा बन जाएगा बेकिंग पाउडर, ये पूरा बन जाएगा मेरा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हम किस लिए बनाते हैं, चलो उसी पार्ट को हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं बना रहा था घर में कुछ केक बना रहा था, और जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया। जब भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है तब हम क्या करते हैं, इसको हीट किया जाता है, हीट करते हैं हम इसे, हीट। तो हीट करने पर ये क्या देता है बच्चों, ये देता है आपको सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ वाटर और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये एक बेस होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है बच्चों ये बिटर होता है, ये कड़वा बना देगा आपके केक को। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो बेकिंग सोडा है इसके साथ थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं, ताकि यहाँ पर ये जो एसिड है ये इस बेस को न्यूट्रलाइज कर पाए, और हमें जो केक बनाया है हमने वो केक हमारा कड़वा ना हो। इसीलिए हम उसमें ऐड करते हैं सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे पूछा है हमसे, हाउ इज बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में हम कैसे बदलें। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम बेकिंग सोडा में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड, ये बदल जाएगा आपके बेकिंग पाउडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पंज। अब जो केक बेटा बनता है वो सॉफ्ट और स्पंजी क्यों होता है। अब देखो ध्यान से रिएक्शन को, ये मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब इसको मैं गर्म करता हूँ तो मुझे मिलता है क्या, सॉल्ट Na2CO3, उसके साथ साथ वाटर, और उसके साथ साथ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बेटा जो उसी केक को स्पंज बनाता है। क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखते हैं। Write down the names given to the vertical column and horizontal rows in the modern periodic table। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो वर्टिकल कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं। सो ये हैं वर्टिकल कॉलम्स और इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट, एंड हॉराइजॉन्टल रोज, ये होते हैं हॉराइजॉन्टल रोज, इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। नेक्स्ट, हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स वैरी ऑन मूविंग डाउन। अगर हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे बदलेगा। देखो, ये मैं एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक साइज यहाँ पे बना दिया, ठीक है। देखो, ये मान लो के शेल है, ये एल शेल, दिस इज एम शेल और दिस इज एन शेल। जितना जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर वैसे बढ़ेगा। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमको जो मेटालिक कैरेक्टर है हमारा, वो मेटालिक कैरेक्टर वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ ऊपर जो होगा मेरा,
ऊपर जो होगा लो रिएक्टिव मेटल हो जाएगा और नीचे मुझे मिलेगा हाई रिएक्टिव मेटल। बात एकदम क्लियर। चलिए फिर, हाउ डज द साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस वेरी और मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए हॉरिजॉन्टल रो। आप लेफ्ट से राइट को जाओगे तो एटम का जो साइज है, जो रेडियस है, वो कैसे बदलेगा। तो ये मैं पीरियड में चल रहा हूँ, ये मैं पीरियड में चल रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, आप ये देखोगे जो एटम का जो रेडियस है वो गिरता जाएगा। एटम का जो रेडियस होगा वो गिरता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लेफ़्ट से राइट को जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बढ़ते जाएंगे और ये दोनों मिलके न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं। तो जैसे जैसे आप राइट को जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियर फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा एटम का साइज उतना कम होता जाएगा। सेंटर पे फोर्स बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा वो धीरे धीरे पास आता जाएगा, है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जहाँ पर हम कैरेक्टर, हेरिडिटी, क्रोमोसोम और जीन्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज जेनेटिक्स। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किन्हें कहते हैं? दैट इज महान वैज्ञानिक ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया? अर्थ में तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट का इस्तेमाल क्यों किया? तो इसके जो आंसर्स हैं, जो पी प्लांट होता है वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल। और पी प्लांट का जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ही कम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान। पी प्लांट के जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, मतलब बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं सारे कैरेक्टर्स। और पी प्लांट बहुत ज़्यादा सीड बनाता है, तो जितना ज़्यादा सीड उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ वाई, इसी कारण मेंडल ने पी प्लांट का ही चूज़ किया। क्लियर है बेटे? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। हमें यहाँ पर कुछ पार्ट दिया है, उन सभी के फंक्शंस के बारे में हमको लिखना है। अब जैसे ओवरी, ओवरी का क्या फंक्शन है बेटे? ओवरी क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवरी, और ये फीमेल गैमेट बनाता है जिसको हम कहते हैं ओवा। और इसके साथ साथ जो फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन भी बनाता है। कौन बेटे? ओवरी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक वो हिस्सा होता है जहाँ पर बेटे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर किड्स फर्टिलाइजेशन, स्टूडेंट्स जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्लियर। उसके बाद यूट्रस क्या है? जब फर्टिलाइजेशन बनना फैलोपियन ट्यूब में, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट, वो जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, वो जाइगोट एक ऑफस्प्रिंग में चेंज होगा। और ये बदलाव कहाँ पे होगा? ये बदलाव कहाँ पे होगा? ये बदलाव हो जाएगा यूटेरस में, ये बदलाव होगा यूटेरस में। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ यूटेरस। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 पे आपसे पूछा है, स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट डिस्पर्स क्यों होता है? जब प्रिज्म के थ्रू ये पास करता है, जब भी व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म के थ्रू जब भी पास करता है तो ये डिस्पर्स क्यों होता है? तो इसका जो आंसर होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है डिस्पर्सन। अभी जैसे रेड सबसे कम बेंड होता है रेड, और सबसे ज़्यादा बेंड होता है वायलेट। रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही हाई होता है, हाई वेवलेंथ, तो इसका मतलब स्लो बेंडिंग, बहुत कम बेंड करेगा। लेकिन वायलेट का जो कलर होता है इसका वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो इसीलिए यहाँ पर बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए फिर, हाउ डिड न्यूटन शोज दैट white light of sun contains 7 colors using 2 identical glass prism? Draw a ray diagram to show the path of light when 2 identical prisms are arranged together. अब न्यूटन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक प्रिज्म लिए थे न्यूटन भाई ने, न्यूटन साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन जी ने, और एक प्रिज्म को ऐसे उल्टा करके इसी डायरेक्शन में रख दिया, और जैसे ही वाइट लाइट पास किया वैसे ये बेंड हुआ। ठीक है, तो बेंड होने के बाद यहाँ फिर ऊपर आपको रेड कलर और नीचे वायलेट कलर मिले, फिर ये वायलेट ऐसे बेंड हुआ और जो रेड है वैसे बेंड हुआ, और फिर दोनों लाइट मिलके ऐसे सेम वाइट लाइट से एमर्ज करके। तो यही था द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देखो, ये एक प्रिज्म है, और ये रहा आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा,
यहाँ पर बेंड किया और ऐसे इमर्ज किया, ठीक है, ऐसे इमर्ज किया। अगर ये जो इंसिडेंट लाइट आप देख रहे हो, इसको अगर मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आगे की तरफ स्ट्रेच करूँगा और लाइट जिस डायरेक्शन पे इमर्ज किया, अगर इसको मैं पीछे की तरफ ट्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक एंगल मिलेगा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसे ही मैं कहता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? चलिए फिर सो नेक्स्ट हमसे पूछा है कि why do different components of white light split into spectrum? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर। जब भी वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म पास होता है, ये वाइट लाइट होता है और यहाँ पे आपको रेड, ऐसे सारे कलर्स ऐसे निकलते हैं। सो हर एक रंग को हम कहते हैं एक स्पेक्ट्रम। जैसे ही ये थ्रू प्रिज्म से पास करते हैं, वैसे क्या होता है, डिफरेंट कलर के जो वेवलेंथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जिससे ये क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करते हैं। तो जैसे ही ये सारे लाइट्स थ्रू प्रिज्म से पास करते हैं, वैसे वो अपने अलग अलग स्पेक्ट्रम में टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर